क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेंसिल को बचपन से इस्तेमाल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं वो होती तो लकड़ी की है, लेकिन उसके अंदर ये ब्लैक कलर की लेड कैसे डाली जाती है। या फिर गाड़ी में लगे एयरबैग्स जो रोजाना हजारों लोगों की जान बचाते हैं, वो एक्सीडेंट के वक्त इतना जल्दी कैसे फूल जाते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इतिहास का सबसे पहला एयरबैग कब और क्यों बनाया गया था। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनका फायदा तो हमें मालूम होता है, लेकिन उनको कितनी मेहनत और किस टेक्निक से तैयार किया जाता है ये हम में से शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। तो आइए देखते हैं 5 ऐसी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम तकरीबन रोजाना ही इस्तेमाल करते हैं। एयरबैग का सबसे पहला ख्याल 1950 में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर को आया था, जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था और एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उस हादसे में सबकी जान तो बच गई, लेकिन इस वाक़े ने उस इंजीनियर को एयरबैग बनाने का आइडिया दिया। 2 सालों के बाद उसने एक ऐसा एयरबैग बनाया जिसमें कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर की मदद से हवा भरती थी, लेकिन मसला ये था कि इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता था और हादसे के वक्त टाइम ही तो बहुत कम होता है। अगले कई सालों तक इस मसले का कोई खास सॉल्यूशन ना निकल सका, लेकिन फिर 1967 में एक अमेरिकन इंजीनियर को आइडिया आया। उसने एयरबैग को एक केमिकल एक्सप्लोसिव से पैदा होने वाली गैस से भरने का फैसला किया। एयरबैग के अंदर मौजूद केमिकल सोडियम एजाइड होता है, जिसको गाड़ी में लगा क्रैश सेंसर एक्सीडेंट के वक्त एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इस केमिकल में एक धमाका होता है जिससे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और वो एयरबैग को फौरन फूला देती है। क्रैश होने से लेकर एयरबैग के फूलने तक हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 20 मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है। यानी जितना टाइम पलक झपकने में लगता है उतने टाइम में एयरबैग 5 मरतबा फूल सकता है। एयरबैग का मटेरियल भी काफी खास होता है, जिसको 1 पीस में बनाया जाता है। दूसरे फैब्रिक्स के मुकाबले में ये मटेरियल काफी मोटा रखा जाता है। एक वक्त में 1000 नायलॉन के धागों से ये मटेरियल बनाया जाता है। अगर इस प्रोसेस में एक भी धागा टूट गया तो सेंसर फौरन मशीन को बंद कर देता है। बेशक ये मशीन बहुत फास्ट चलती है, लेकिन फिर भी ये 1 घंटे में सिर्फ 8 मीटर फैब्रिक बनाती है। एक तरफ फैब्रिक बनता रहता है और दूसरे एंड पे ये वाइंड भी होता रहता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक को धोया जाता है। धुलने के बाद फैब्रिक गीला होता है, लिहाजा इसको अब गर्म रोलर्स के ऊपर से गुजारकर सुखाया भी जाता है और प्रेस भी किया जाता है। क्योंकि एयरबैग के अंदर गैसेस का प्रेशर बनता है, इसी वजह से इसको एयर टाइट करने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। कंप्यूटराइज्ड रोलर्स फैब्रिक पे अच्छी तरह सिलिकॉन को फैला देते हैं, जिसके बाद फैब्रिक को बड़े बड़े ओवन्स में से गुजारा जाता है ताकि सिलिकॉन अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और अब बारी आती है मुख्तलिफ शेप और मुख्तलिफ साइज के एयरबैग्स की कटिंग की। कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन हर एयरबैग को एक ही साइज के हिसाब से काटती है। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद एयरबैग की सिलाई की जाती है और फिर आखिर में इसकी टेस्टिंग। अब बात करते हैं एल्युमिनियम फॉयल की। एल्युमिनियम फॉयल इतना पतला होता है कि जिसको अक्सर लेड पेंसिल भी कहा जाता है। असल में इसके अंदर लेड नहीं होता, बल्कि ये ग्रेफाइट होता है जो कागज पे अपना ब्लैक इमेज छोड़ देता है। इतिहास में पहली पेंसिल ईयर 1630 में बनाई गई थी। क्योंकि ग्रेफाइट और लेड देखने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं, इसी वजह से पहले लोग समझते थे कि पेंसिल में लेड डाला जाता है। ये कंफ्यूजन ईयर 1789 में क्लियर हो गई, लेकिन अभी तक अक्सर लोग पेंसिल को लेड पेंसिल ही कहते हैं। जिस तरह पेंसिल की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी तरह इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर बनाया जाता है। ये क्ले जब सॉफ्ट ही होती है तो इसको प्रेशर की मदद से लेड की साइज के सुराखों से गुजारा जाता है। इस मशीन की मदद से बिल्कुल एक ही साइज की लेड्स निकलती जाती हैं। इन लेड्स को इकट्ठा करके ओवन में रख दिया जाता है ताकि ये ठोस हो जाए। कलर पेंसिल की लेड्स बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस ही होता है, लेकिन सिर्फ उसमें ग्रेफाइट की जगह क्ले और कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से नॉर्मली कलर पेंसिल की लेड्स मोटी भी रखी जाती हैं, क्योंकि वो आसानी से टूट जाती हैं। लेड्स बनाने के बाद अब बारी आती है पेंसिल बनाने की।
10 mm की वुडन शीट्स पर मशीन की मदद से लेड की साइज जितनी नालियां बनाई जाती हैं। उसके बाद इन नालियों में इन लाइंस में ग्लू लगाई जाती है और फिर इसमें लेड्स को बिठाकर उसके ऊपर लकड़ी की शीट को रखा जाता है। अब इनको एक बड़े व्हील में डालकर अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि सैंडविच और लेड्स अच्छी तरह मजबूत हो जाएं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रुख किया जाता है मिलिंग मशीन का, जहां इस सैंडविच को मिलिंग मशीन इस तरह काटकर अलग अलग शेप की पेंसिल बनाती है। इसके बाद इन पेंसिल्स को कलर किया जाता है और फिर कलर हो जाते ही एक मशीन इस पे स्टैंप लगाती जाती है। इस सारे प्रोसेस में क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाता है, जिसमें लेड्स का स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है और एंड में पेंसिल्स को शार्प करके पैक कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हमारी डेली लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी चीनी की। गन्ने के जूस में से ये प्योर वाइट शुगर क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, इनके पीछे भी बड़ी साइंस है। सबसे पहले गन्ना ट्रक्स में लोड होकर शुगर मिल तक आता है, जहां इसको काट कर कई बार धोया जाता है। इसके बाद एक क्रशर की मदद से गन्ने को क्रश किया जाता है और इसमें से जूस निकाला जाता है। शुगर केन के इस जूस में अभी काफी सारी इम्प्योरिटीज बाकी होती हैं, जैसा कि मिट्टी, पत्थर या फिर रेत के रेजे। अब बारी होती है इसको फिल्टर करने की। इसके लिए जूस को बॉईल किया जाता है और इसको लाइम के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है। 6 घंटे मिक्स करने के बाद जूस का कलर ब्राउन से येलो हो जाता है और इस दौरान इसका pH लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। अब इस जूस को 2 घंटे के लिए एक टैंक में डाला जाता है, जहां इसके अंदर मौजूद सारी इम्प्योरिटीज, रेत, मिट्टी या पत्थर के जर्रे जूस से अलग हो जाते हैं और बॉटम पे जमा हो जाते हैं। अब इस साफ जूस को निकाल लिया जाता है, जबकि बच जाने वाला कचरा कोई कचरा नहीं बल्कि ये खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जूस अब बड़े बड़े बॉयलर्स में चला जाता है, जहां उसको इतना ज्यादा बॉयल किया जाता है कि जूस में से पानी एवोपरेट हो जाए और पीछे इस किस्म की थिक पेस्ट बच जाए। इसी पेस्ट को अगर जमा दिया जाए तो ये गुड़ बन जाता है, लेकिन इसी में से शुगर के वाइट क्रिस्टल्स निकालने के लिए इसमें सुक्रोज का एक सॉल्यूशन डाला जाता है, जिससे शुगर की बाइंडिंग हो जाती है और फिर इसको एक और मशीन में डाला जाता है। ये मशीन किसी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जैसे वॉशिंग मशीन के टब में सुराख होते हैं और वो तेज घूमकर कपड़ों में से पानी को निकाल देती है, ठीक इसी तरह से ये मशीन भी काम करती है। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। शुगर पेस्ट को जब हाई आरपीएम पे घुमाया जाता है तो बचा हुआ पानी टब के सुराखों से बाहर निकल जाता है, जबकि शुगर के वाइट क्रिस्टल्स टब के अंदर ही जमा हो जाते हैं। लेकिन शुगर के इन क्रिस्टल्स में अभी ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से इसको सूखने के लिए गर्म हवा से गुजारा जाता है, जिससे शुगर का ह्यूमिडिटी लेवल ड्रॉप हो जाता है। अब शुगर पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। पैकिंग मशीन की मदद से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा पैकेट्स बनाए जा सकते हैं। नाजरीन, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।